नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड सियासी संकट में नया मोड़। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने लगाई कल होने वाले शक्ति परीक्षण पर रोक। 6 अप्रैल को अगली सुनवाई। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर लगाया बंटवारे की राजनीति का आरोप। कहा, असम की संस्कृति को खतरा। राजनाथ सिंह ने कहा, बदहाली के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। प्रधानमंत्री ने ब्रसेल्स से किया एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन का उद्घाटन। ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मिलेगी मदद। दोनों देशों के बीच वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बारूदी सुरंग विस्फोट। सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद, कई घायल। सर्च ऑपरेशन जारी। और बैंकों को 4,000 करोड़ का कर्ज लौटाने को तैयार विजय माल्या। सुप्रीम कोर्ट को सौंपा प्रस्ताव। बैंकों ने कहा, सोचकर देंगे जवाब। अगली सुनवाई 7 अप्रैल को। और अब पहली खबर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर असम में सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति का आरोप लगाया है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि इसकी वजह से राज्य की मिलीजुली संस्कृति खतरे में आ गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने चाय कामगारों की बदहाली पर भी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। महंगाई से लोगों की कमर टूट रही है। बेरोजगारी की वजह से युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जिस संविधान की शपथ ली है, एक संगठन के इशारे पर उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है? असम के चुनावी समर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बुधवार को आक्रामक तेवर में नजर आईं। सोनिया गांधी ने 2 रैलियां की। अपने भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। साथ ही केंद्र सरकार पर असम के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। 22 महीने से असम की सरकार से भेदभाव कर रही है, लेकिन तरुण गोगोई ने राज्य के विकास को रोकने नहीं दिया है। हर क्षेत्र में उनकी सरकार ने असम के विकास के लिए दिन रात कठिन संघर्ष किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस असम में एक प्रगतिशील और शांतिपूर्ण सरकार की बुनियाद रखने में सफल हुई है। उन्होंने चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के हालात का भी मुद्दा उठाया। मोदी सरकार चाय बागानों के कामगारों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा और हक कब देंगे? अब तो 2 साल हो गए। मैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहती हूं कि उनकी सरकार ने माइनॉरिटीज और आदिवासियों के लिए बजट को क्यों घटाया? कांग्रेस अध्यक्ष ने विजय माल्या के देश छोड़कर जाने के लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही बीजेपी की तरफ से पिछले लोकसभा चुनाव में किए गए अधूरे वादों पर तीखे सवाल किए। असम में 65 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण के तहत 4 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हार्ड न्यूज़ मैगजीन के एडिटर संजय कपूर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे चर्चा करते हैं इस मुद्दे पर। संजय, आप किस तरह से देखते हैं सोनिया गांधी ने जो सीधे तौर पर वार किया है, खासकर जो कंपोजिट कल्चर की वो बात कर रही हैं, संस्कृति की बात कर रही हैं असम की, आपको नया लगता है ये? देखिए, सोनिया गांधी ने वो सब बातें करी हैं जो इस समय देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके ऊपर चर्चा हो रही है कि जो हमारी मिलीजुली संस्कृति है उसके ऊपर अगर एक मेजॉरिटेरियन जो पार्टी है और जिसकी सोच है कि वो यहाँ पर जो उनका विजन है हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसका क्या असर होता है। तो ये जो मुद्दे सोनिया गांधी ने उठाए हैं वो ऐसे नहीं है कि जो इसकी चर्चा नहीं हो रही है। और वो वहाँ पे रह के अगर गुवाहाटी से बोल रही थी, गुवाहाटी के लोगों को कम ये देश भर में मेरे ख्याल से वो चाहती हैं कि उनका संदेशा जाए, क्योंकि काफ़ी समय के बाद सोनिया जी बोल रही हैं। उन्होंने काफ़ी समय तक वो खामोश रहीं। परंतु असम अपने आप में एक बहुत ही कठिन इलाका है। वहाँ पर तमाम जो कम्युनल एमिटी का जो मुद्दा है, जिसमें कि हिंदू मुस्लिम सब साथ रहे हैं, वहाँ पे एक और भी इशू है कि जो आउटसाइडर्स आते हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जिसके ऊपर काफ़ी समय तक आंदोलन चला, जिसका धार्मिक कोण भी है, जिसका धार्मिक भी है और काफ़ी समय तक आंदोलन चला। असम गण परिषद जो बनाई गई आउटसाइडर वगैरह के लिए के खिलाफ बनाई गई।
तो उसमें ऐसी कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आसाम में जो कुछ हद तक हमारे मुल्क में और जगहों पे जहाँ हो रहा है उससे भी मेल खाती हैं। तो सोनिया जी का जो भाषण है वो अपने आप में काफ़ी असम में इस स्टेटमेंट की कितनी अपील होगी असम के अगर चुनाव के मद्देनजर देखा जाए? असम के अंदर है ना, इस समय आप कह सकते हैं कि काफ़ी डिवाइडेड ओपिनियन है, क्योंकि काफ़ी समय से जो जितनी भी सांप्रदायिक ताकतें हैं लगी हुई हैं कि ये जो मुद्दा है हिंदू मुसलमान का बाहर का और जो असमिया लोग हैं उसके ऊपर काफ़ी समय से वहाँ पर झगड़ा और काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये जो बात कर रही हैं उसका प्रभाव अक़लियत के ऊपर पड़ सकता है। उनको इस बात का कम से कम सुकून हो सकता है कि अगर ना कांग्रेस को इस समय वोट दिया जाए, मजबूत करा जाए, तो संभवतः उनकी जो स्थिति जो आज की तारीख में वैसी रहेगी और कोई ख़ास बदलाव नहीं आएगा। एक खौफ ये भी है कि अक़लियत ये सोचती है कि डिसएनफ्रेंचाइज हो जाएगी अगर ऐसी सरकार आ गई जिसमें कि उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है और उनकी कोई जगह नहीं मिलती है, तो उनकी जो हालात हैं उनके और बिगड़ सकते हैं। जी, आपने माइग्रेंट्स का जिक्र किया। बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि बीजेपी की जो रणनीति शुरू से हम देख रहे हैं, चुनाव से पहले भी, कि सीधे तौर पर माइग्रेंट्स पे हमला हो रहा है। अमित शाह ने जिस तरह के बिल्कुल मजबूत बयान दिए हैं, स्ट्रॉन्ग काफ़ी स्टेटमेंट रहे हैं कि खदेड़ देंगे और कांग्रेस पार्टी ने पाला है, वो सब बातें। लेकिन इस पर तरुण गोगोई का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है कि आखिर कांग्रेस पार्टी का माइग्रेंट्स पे क्या स्टैंड, क्या है, रवैया क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी कई सारी चीज़ों की में ढुलमुल की राजनीति करती है और इसी कारण कई सारी जो आज हम चीज़ें देख रहे हैं, जो राजनीति जिस तरीके की करवट ली है, वो उनकी जो लिबलिबी किस्म की जो राजनीति है उसका एक ख़ास कारण है। तो माइग्रेंट के बारे में भी जो तरुण गोगोई साहब हैं वो पूरी तरीके से खुल के नहीं बोलते, क्योंकि उनको ये पता है कि जो असमिया है उसको काफ़ी परेशानी है माइग्रेंट्स की तरफ। वो एक ख़ास मुद्दा है, उनको इस बात की परेशानी है कि असमिया कल्चर जा रहा है और जिस तरीके से माइग्रेंट्स है ना की तादाद बढ़ रही है। अगर आप असम गई हो रिसेंटली, अगर आप बात करिए तो सबको यही समस्या है कि इनकी तादाद इस रफ्तार में बढ़ रही है कि जो असम का अपना कल्चर है या अपनी सोच है वो ख़त्म हो रही है, जो राजनीति में उनका इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म हो रहा है। नहीं तो संजय कपूर, क्या ये माने कि बीजेपी कम से कम इस चुनाव में एजेंडा सेट करने में कामयाब रही है? नहीं, ये तो उनका एजेंडा शुरू से रहा है। अगर आप गौर करें कि जो पिछले पार्लियामेंट चुनाव के अंदर भी उनको जो वोट वगैरह मिले, तो डेवलपमेंट के साथ साथ इस मुद्दे को भी जिस तरीके से उन्होंने, देखिए, दो अलग अलग लेवल पर होता है। और बिना ये बताए हुए कि असम में जो है वो माइग्रेंट्स का इकोनॉमी में जो पूरी अर्थव्यवस्था है उनमें क्या जगह है, उसमें कुछ नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो माइग्रेंट चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे असम में हो, चाहे यूरोप में हो, कहीं पे हो, वो अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो उसको बढ़ाते हैं। जो पाई होती है, जो केक होता है, वो उसका जो साइज है बड़ा हो जाता है, वो किसी और के उसमें नहीं खाते, उसका हिस्सा नहीं परंतु खाते। वो वाली बात है ना, कोई नहीं बताने की कोशिश करता और वो उस बात में खामोश रहते हैं। यही स्थिति वहाँ पे भी है, क्योंकि देखिए जहाँ पर रिसोर्सेज होते हैं उसको ही आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ज़्यादा लोगों के माध्यम से। अगर कम लोग हैं तो उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो माइग्रेंट्स हैं कई सारे इलाकों में बिखर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, पर जो टकराव है वो आप वहाँ जाइए तो आपको दिखाई पड़ेगा। कई जगह पे वायलेंस के कितने सारे झगड़े हुए, खून खराबा अलग अलग ट्राइबल्स उसके बीच में होता है। तो स्थिति वहाँ पे तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर है, खिलाड़ी है AIUDF, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ, जो अजमल साहब की पार्टी है। सीधे तौर पर बीजेपी ये कह रही है कि हमारी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से नहीं है बल्कि अजमल की पार्टी से है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि ऐसा कहकर कहीं ना कहीं जो ध्रुवीकरण है उसे और बल मिल जाएगा? देखिए, अजमल साहब का अपना जो इन्फ्लुएंस है या उनकी जो पहचान है एक अक़लियत के साथ है, खासकर वहाँ पर करीब 33 से 35 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जो मुस्लिम हैं या अक़लियत है उनकी पॉपुलेशन कहीं ज़्यादा है और वो दे आर इन अ पोजीशन टू डिसाइड कौन जीतेगा। तो उस माहौल के अंदर जो बदरुद्दीन अजमल साहब का काफ़ी रुतबा रहता है, एक छोटा हाउस है, ज़्यादा बड़ा 65 कितना बहुत कम सीटें हैं और वहाँ फिलहाल तो अपोजिशन, मुख्य अपोजिशन है उनकी पार्टी, उनके पास है ना 20-25 के आसपास है ना वो सीटें लाने की ना क्षमता रखते हैं। तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण एक ब्लॉक है। परंतु अगर हम सोचते हैं कि अक़लियत इस तरफ जा रही है, जैसे कि अगर आप बिहार में देखें कि वो अपना वोट डिवाइड नहीं करना चाहती, अगर वो अपने वोट को डिवाइड नहीं करना चाहती तो क्या बड़ी पार्टी के साथ जाएगी या ऐसी पार्टी के साथ जाएगी जो सिर्फ उनको रिप्रेजेंट करता है? तो ये एक बहुत बड़ा वहाँ पे टेस्ट होना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बदरुद्दीन अजमल के होते हुए भी कई उनके जो है MLAs भी चुन के आए, MPs तक चुन के आए हैं उसके बावजूद। बिल्कुल आपकी बात सही है, परंतु 2014 के बाद माहौल देश में बदला हुआ है। इस समय एक है ना घबराहट आपको दिखाई पड़ेगी अक़लियत में। उनको ये इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर चुनाव में आपकी गणित गड़बड़ रही तो आपको सफ़र करना पड़ सकता है। और जो पॉलिटिकल इररिलेवेंस जिसको कहते हैं, जो स्टेयर कर रही है उनको कि अगर आपने वोट का ढंग से इस्तेमाल नहीं करा तो
हम ये देखना चाहते हैं कि असम में भी यही सोच दिखाई पड़ती है कि नहीं पड़ती है, या वो लोग पहले की तरीके और शायद नई तस्वीर उभरेगी कि अगर सारा वोट कांग्रेस पार्टी को पड़ा या बदरुद्दीन अजमल की पार्टी लोग को पड़ा। कहते हैं कि काडर नहीं है, कांग्रेस खत्म हो रही, पर मैं सोचता हूं कि ये पार्टी खड़ी हो जाती है अगर लोगों की इच्छा हो। अगर लोग सोचें कि अगर कांग्रेस को वोट देना है और उसको जिंदा रखना है तो करेंगे। अगर वो सोचते हैं कि बदरुद्दीन अजमल को अगर वोट देना है या बीजेपी को देना है तो उस पूरे उसके अंदर है ना। और इस बीच छोटा सा गवर्नमेंट इस बात पे भी करिए कि कल ही एक मुख्य न्यूज चैनल ने जो है मेजोरिटी गवर्नमेंट बना दी है बीजेपी के असम में। मुझे ना, मैंने कल वो सर्वे देखा, मुझे अभी लगता है कि इट्स टू अर्ली टू से। और दूसरी बात, मुझे भेद नज़र आया जो हेडलाइन है और जो उसके अंदर जो इनपुट जा रही है उसके अंदर जो स्टेटिस्टिक्स दिखा रहे हैं कि गोगोई साहब काफ़ी पॉपुलर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी में करीब 10% का भेद है सोनोवाल के साथ जो बीजेपी के ना चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं। उसी तरीके से कांग्रेस की नीतियों के बारे में काफ़ी लोग बाग खुश हैं और उनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये सब, लेकिन ये बिहार जैसा कुछ मेरे ख्याल से प्रेडिक्शन हुआ, बिहार में भी ये कहा गया कि नीतीश कुमार बहुत लोकप्रिय हैं लेकिन जीत बीजेपी की होगी। जीत बीजेपी, क्योंकि तो अभी देखने वाली बात है कि किस तरीके से जो पूरा आकलन किया है उन्होंने, कैसे करा है। लेकिन काफी दिलचस्प होने जा रहा है ये चुनाव। और आपको लगता है कि अगर बहुत कांटे का चुनाव होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं जी है। तो फिलहाल चलिए, अभी फिलहाल समय समाप्त हो गया है, फिर इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में भाग लेने के लिए। ये थी हमारी पहली खबर और आगे हम बढ़ रहे हैं। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से जो प्रचार है उसके लिए बुधवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने दुलियाजन, माहमोरा, थोबरा और मोरगान में 4 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस कार्यकाल की कड़ी आलोचना की और राज्य के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज़ादी से पहले असम देश के शीर्ष 5 राज्यों में शुमार था, लेकिन आज़ादी के 60 साल बाद वो आखिरी 5 की श्रेणी में रह गया है। गृहमंत्री ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। साथ ही विकास के नाम पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने की अपील भी की। दिल्ली में भी लंबे समय तक सरकार यदि किसी की रही है तो कांग्रेस की सरकार रही। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि दोनों जगह लंबे समय तक आपकी सरकार थी, तो हमारे इस असम का विकास क्यों नहीं हो पाया? और यहां असम में तो लगातार 15 वर्षों तक कांग्रेस की ही सरकार। गोगोई साहब ये बतलाएं हैं, उनको असम का विकास करने के लिए कितना और समय चाहिए? छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। उत्तराखंड विधानसभा में अब कल शक्ति परीक्षण नहीं होगा। नैनीताल हाईकोर्ट की बड़ी बेंच ने एकल पीठ के आदेश पर 7 अप्रैल तक रोक लगा दी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इसे अपनी जीत बता रहे हैं। उत्तराखंड में सरकार बचाने में जुटी कांग्रेस को नैनीताल हाईकोर्ट से बुधवार को मायूसी हाथ लगी। कोर्ट ने गुरुवार को होने वाले शक्ति परीक्षण पर रोक लगा दी है। बुधवार सुबह केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए शक्ति परीक्षण पर रोक लगाने की मांग की। केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि राष्ट्रपति के आदेश में अदालत दखल नहीं दे सकती। तो सिंगल जज का ऑर्डर है वो 7 तारीख तक होल्ड पे हो गया है। जहां तक भारत सरकार की बात है, भारत सरकार अपना काउंटर इस पिटीशन पर सोमवार तक देगा। दूसरी साइड पिटीशनर का जवाब मंगल तक आएगा। बुधवार को इसकी सुनवाई होगी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन के मसले को तुरंत सुलझाने की बात कही है और कांग्रेस इससे सहमत है। जो सिंगल बेंच का जजमेंट था, न्यायालय डबल बेंच ने उसको ठीक समझते हुए इस मामले में सारी अनिश्चितताओं का समाधान करने का फैसला लिया। तो ये
हमारे लिए एक प्रकार की डबल विक्ट्री है। उधर असम में एक रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र कांग्रेस शासित राज्यों को गिराने की कोशिश कर रही है। जनता द्वारा चुनी हुई कांग्रेस सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त किया जा रहा है। लोकतंत्र को खत्म करने का षड्यंत्र हो रहा है। तानाशाही व्यवस्था कायम करने की कोशिश हो रही है। इस बीच कांग्रेस के 9 बागी विधायकों ने सदस्यता रद्द करने के स्पीकर के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बीजेपी ने दावा किया है कि बहुमत उसके साथ है। 70 की विधानसभा में 36 विधायक हमारे पास आज भी है और कुछ ऐसे और विधायक हैं जो हरीश जी से नाराज होकर हमें मतदान करना चाहते हैं। तो फ्लोर टेस्ट में तो हम हमेशा बहुमत सिद्ध कर सकेंगे। उत्तराखंड के सियासी संकट पर बीजेपी की सहयोगी शिवसेना भी केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में पूछा गया है कि देवभूमि में लोकतंत्र की मौत हुई या हत्या। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और बेल्जियम ने वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। दोनों देश कचरे से बिजली बनाने में भी एक दूसरे की मदद करेंगे। राजधानी ब्रसेल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल के बीच वार्ता में ये सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेल्जियम की क्षमता और भारत की आर्थिक प्रगति से दोनों देशों को फायदा हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने प्रत्यार्पण संधि और एक दूसरे के सजायाफ्ता कैदियों की अदला बदली से जुड़ा समझौता जल्द करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने 22 मार्च को ब्रसेल्स धमाकों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि संकट की इस घड़ी में पूरा भारत बेल्जियम के साथ है। Belgian government and companies to proactively associate with India's ambitious development projects, including Digital India, Startup India, and Skill India. नैनीताल के पास एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन का उद्घाटन हो गया है। प्रधानमंत्री ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स से इसकी शुरुआत की। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ब्रसेल्स में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन का रिमोट कंट्रोल से उद्घाटन किया। ये दूरबीन नैनीताल के पास देवस्थल में लगी है, जो 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुर्गम इलाके में दूरबीन लगाना मुश्किल काम था, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये काम कर दिखाया। इस टेलीस्कोप के द्वारा भारत और बेल्जियम के वैज्ञानिकों को अपने काम में सफलता और सहायता मिलेगी ही, साथ ही साथ यह पूरी मानवता के ज्ञानवर्धन में भी उपयोगी साबित होगा। डेटा जुटाने के लिए दूरबीन में उच्च क्षमता का स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोस्कोपिक कैमरा और इंफ्रारेड कैमरा लगा है। इससे आकाश गंगाओं की उत्पत्ति का पता लगाने में खगोल बिंदुओं को मदद मिलेगी। साथ ही तारों के जीवन चक्र, ब्लैक होल और ब्रह्मांड से जुड़े शोध में आसानी होगी। दूरबीन की अहमियत को देखते हुए बेल्जियम सरकार ने इसमें शामिल होने का फैसला किया। इसकी लागत का 7% बेल्जियम सरकार ने दिया है। इससे जुड़ा समझौता 29 मार्च 2007 को हुआ था। देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इससे ब्रह्मांड के कई रहस्यों को सुलझाने में ये कारगर सिद्ध रहेगा। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने सीआरपीएफ के वाहन को निशाना बनाया। नक्सलियों ने जवानों की एक बस को बारूदी सुरंग विस्फोट में उड़ा दिया। इस हमले में 7 जवान शहीद हो गए हैं। ये हादसा जिले के कुआकोंडा थाना क्षेत्र में हुआ। ये जगह दांतेवाड़ा से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त सीआरपीएफ के 230वीं बटालियन के जवान दांतेवाड़ा से सुकमा के पास मौजूद अपने बेस में लौट रहे थे। जब जवानों की टोली मेलावाड़ा गांव के पास पहुंची तो उसी वक्त नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया। धमाके में कई जवान घायल भी हुए हैं। सीआरपीएफ की 230 बटालियन के जवान एक 1 टन गाड़ी में जा रहे थे। कुआकोंडा से 6 किलोमीटर दूर घटना स्थल है। एक आईडी ब्लास्ट में गाड़ी के टुकड़े उड़ गए हैं। सड़क पे 4.5 फीट का गहरा गड्ढा हुआ है और 7 जवानों के शहीद होने की खबर है। 7 जवान थे उसमें। उद्योगपति विजय माल्या ने बैंकों का 4000 करोड़ रुपए लौटाने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। उनके वकील ने
कोर्ट से कहा है कि सितंबर तक ये रकम चुका दी जाएगी। 17 बैंकों का माल्या पर 6,903 करोड़ रुपए बकाया है। बैंकों ने कहा है कि वो प्रस्ताव का अध्ययन करने के बाद इस पर फैसला करेंगे। मामले की सुनवाई अगले 7 अप्रैल को होगी। माल्या फिलहाल देश से बाहर हैं। उन्हें 2 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय के सामने भी पेश होना है। कर्ज नहीं चुकाने पर माल्या के खिलाफ देश की कई अदालतों में भी कानूनी कार्रवाई चल रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी कानून महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से रोकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी पाबंदी लगाने वालों को कानून के तहत 6 महीने की जेल हो सकती है। अदालत ने अहमदनगर के शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को प्रवेश देने से जुड़ी याचिका की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। कोर्ट ने सवालिया लहजे में पूछा कि अगर पुरुष भगवान के सामने पूजा कर सकता है तो फिर महिलाएं क्यों नहीं। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को महाराष्ट्र हिंदू पूजा स्थल कानून 1956 का प्रचार करना चाहिए। इस कानून में सबको मंदिरों में जाने की अनुमति है। 2 दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार में आज जबरदस्त उछाल आया। सेंसेक्स 438 अंक चढ़कर 25,339 अंकों पर बंद हुआ। पिछले 2 कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स में 437 अंकों की गिरावट आई थी। निफ्टी भी 138 अंक की बढ़ोतरी के साथ 7,735 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में 26 बढ़त के साथ बंद हुए। इस उछाल से निवेशकों को करीब 1,62,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। एशिया में हांगकांग और सिंगापुर के बाजार तेजी के साथ बंद हुए, जबकि जापान के बाजारों में गिरावट रही। म्यांमार में आज लोकतंत्र के नए अध्याय का आगाज हुआ। आंग सान सूची के करीबी यू तिन क्यों ने आज राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। 56 साल के सैनिक शासन के बाद म्यांमार को तिन क्यों के रूप में पहला असैनिक राष्ट्रपति मिला है। म्यांमार के इतिहास में बुधवार को उस वक्त एक नया पन्ना जुड़ गया जब आंग सान सूची के करीबी यू तिन क्यों ने देश के नए राष्ट्रपति पद की शपथ ली। 50 साल के सैन्य शासन के बाद ये पहला मौका है जब देश को असैनिक राष्ट्रपति मिला। तिन क्यों ने जनता के प्रति ईमानदार और निष्ठावान रहने का वचन दिया और लोकतंत्र और शांति बहाली का वादा भी किया। राजधानी नायपीदो में सैन्य शासकों द्वारा निर्मित संसद में सत्ता परिवर्तन की आखिरी रस्म पूरी हुई। एनएलडी प्रमुख आंग सान सूची को भी म्यांमार की नई विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। सूची विदेश मंत्रालय के साथ साथ कुछ अन्य विभागों का काम भी संभालेंगी। इस मौके पर संसद सदस्यों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण की तारीफ की। संवैधानिक मजबूरियों की वजह से आंग सान सूची राष्ट्रपति पद नहीं संभाल सकती थी, इसलिए उन्होंने अपने करीबी तिन क्यों को राष्ट्रपति बनाया। उनकी पार्टी नेशनल लीग डेमोक्रेसी यानी एनएलडी ने म्यांमार में पिछले साल नवंबर में हुए चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 80% सीटें अपने पाले में कर ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब चलते चलते डाल देते हैं नजर देश और दुनिया की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की मदद करने के मामले में केंद्र के दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अब पीड़ित लोगों की मदद करने वाले बेकसूर लोगों को पूछताछ में होने वाली परेशानियों से बचाया जा सकेगा। महाराष्ट्र सरकार राज्य में डांस बार चलाने के लिए नियमावली लाने जा रही है। नए नियमों के मुताबिक बार बालाओं को छूने पर 6 महीने की जेल और 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने 9 फरवरी को हुए अ कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस कार्यक्रम की प्राथमिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। माना जाता है कि इस कार्यक्रम के दौरान जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी की गई थी, जिसके बाद जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया गया था। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के विधायकों को अब ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। इन सभी राज्यों की विधानसभाओं ने इससे पहले जुड़े हुए विधेयक को मंजूरी दे दी है। तेलंगाना में विधायकों को अब 95,000 रुपये की जगह 2,50,000 रुपये मिलेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के विधायकों को 71,000 के बजाय 1,10,000 और छत्तीसगढ़ के विधायकों को भी इतनी ही तनख्वाह मिलेगी।
हरियाणा सरकार ने पंचायत के बाद शहरी निकाय चुनावों के लिए भी शैक्षणिक योग्यता तय कर दी है। सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों का 10वीं पास होना जरूरी है। महिला और अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवारों का 8वीं पास होना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति की महिलाएं 5वीं पास होनी चाहिए। इससे जुड़े बिल को हरियाणा विधानसभा ने आज मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के इटारसी में युवक की पिटाई के मामले में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और डीजीपी को नोटिस भेजा है। 25 मार्च को 3 युवकों द्वारा बिना इजाजत उनकी पानी पीने पर युवक की पिटाई का मामला सामने आया था। पाकिस्तान ने गुजरात में कच्छ तट से लगी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा से 55 भारतीय मछुआरों को पकड़ा है। मछुआरों के साथ उनकी 10 नौकाएं भी जब्त की गई हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साल 2016-17 में 7.6% विकास दर के अनुमान को नकार दिया है। बैंक का अनुमान है कि इस दौरान भारत की विकास दर 7.4% रहेगी। हालांकि बैंक का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस साल सबसे तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। स्टार बल्लेबाज युवराज सिंह T20 विश्व कप का सेमीफाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह युवा बल्लेबाज मनीष पांडे को टीम में जगह मिली है। युवराज को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान टखने में चोट लग गई थी। 2020 विश्व कप में टीम के खराब प्रदर्शन पर शाहिद अफरीदी ने देशवासियों से माफी मांगी है। पाकिस्तान के कोच वकार यूनुस पहले ही माफी मांग चुके हैं। 2020 विश्व कप में पाकिस्तान को 4 में से 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था।